हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा क्लासेस पर। और जैसे कि आपको पता है, हम केमिकल काइनेटिक्स कर रहे थे, जिसके अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर हम अच्छी तरह से कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा काम है वो क्या होगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ओके, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगी। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं। अगर नॉर्मली हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग जब देखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर पी और बी की पावर क्यू। ये हम रेट लॉ के अंदर कर चुके थे। ओके, जहां पर अगर P प्लस क्यू का टोटल सम अगर एक के बराबर आता है तो मैं उसको क्या बोलता था कि हमारी रिएक्शन कैसी होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो यहां से तो ये तो था इसके रेट लॉ के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, देखो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए रिएक्शन in which rate of reaction depend on the any one of the reactant। एक ऐसी रिएक्शन जहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो किसी भी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर अगर डिपेंड करती है तो वो क्या होगी, आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ओके, तो रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन। ओके, किसी भी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर अगर डिपेंड करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मान लो कि आपके पास रिएक्टेंट एक ही है और वही रिएक्टेंट आपके किस में चेंज होता है, प्रोडक्ट के अंदर, तो देन तो श्योर है कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, एक ही कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट आपके पास हैं और वो चेंज होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, या तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, ए पर, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, अब बी पर। दोनों के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड यहां पर नहीं करती। रेट ऑफ रिएक्शन या तो किस पर डिपेंड करेगी, ए पर, या फिर रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, वो बी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन जो होगी आपकी वो किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर जब डिपेंड करना शुरू कर दे तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं उसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो आइए देखते हैं इसके लिए डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से। तो देखते हैं इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखा करो ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। अगर आपको पहले से कुछ आता है तो फिर भी देखो, ताकि हो सकता है कि आपको कुछ नया भी यहां पर मिल सकता है। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन, मान लो कि आपके पास केवल एक रिएक्टेंट है जो चेंज होता है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, मतलब कि रिएक्शन आपकी स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए की क्या थी, ए थी, और प्रोडक्ट वहां पर बना ही नहीं था। जब टाइम t इज इक्वल टू टी हो जाता है, मतलब कि एट एनी टाइम t, एनी टाइम t, किसी टाइम t पर a में से x मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाते हैं और वो चेंज होता है, x प्रोडक्ट वहां पर बन जाता है। ठीक है, तो a की कंसंट्रेशन कितना बचा, a माइनस एक्स। तो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, दैट मींस dx बाय dt, वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ a। a की कितनी कंसंट्रेशन अब इसके पास बची है वो डायरेक्टली उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो dx बाय dt इज इक्वल टू k इंटू ए माइनस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं, जहां पर k क्या है, यहां पर रेट कांस्टेंट, या फिर इसको हम और क्या बोलते थे, वेलोसिटी कांस्टेंट में इसको बोलते थे। ओके, तो रीअरेंज करते हैं, x की जो टर्म होगी उनको हम x के नीचे ले आते हैं, dx डिवाइड बाय
a माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी। ठीक है, हमने इसको रीअरेंज कर लिया। उसके बाद आपने देखो दो टर्म यहां पर मिल जाती है, हमने इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड पर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू के dt का भी क्या होगा, यहां पर इंटीग्रेशन होगा। तो dx बाई a माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, माइनस log नेचुरल ऑफ a माइनस एक्स, इसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू k कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt किसके बराबर होगा, ये t के इक्वल हो जाता है, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर c। जो c क्या है यहाँ पर, c क्या है इसका, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। क्या है ये, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब अगर मैं c की वैल्यू यहां से निकालना चाहता हूं, अगर हम c की वैल्यू को निकालेंगे तो हमें वापस से इनिशियल टाइम पर चलना पड़ेगा। अब इनिशियल टाइम पर t किसके बराबर था, यहाँ पर 0 के इक्वल था। अगर t 0 के इक्वल था तो वहां पर तो x तो बना ही नहीं था, x की वैल्यू भी क्या होगी, वहां पर 0 होगी। तो वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगा देखो, माइनस log नेचुरल a, ये तो a बच जाए, x की तो वैल्यू 0 हो गई ना, इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू कितना आया, माइनस log नेचुरल a के इक्वल यहाँ पर c की वैल्यू आ जाती है। अब c की वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, माइनस log नेचुरल a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस log नेचुरल a। ठीक है ना। अब देखो इसको रीअरेंज करते हैं वापिस से, के टी इज इक्वल टू, अब किसके इक्वल होगा, देखो ये इस साइड है प्लस में हो जाएगा, तो log नेचुरल a माइनस log नेचुरल a माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या बना, देखो फॉर्मूला बनता है ये log a माइनस log b। अब log a माइनस log b, तो लॉगरिथम टेबल के अंदर जब हम इसका फॉर्मूले को देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस log ऑफ b, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होता है log ऑफ a बाई b के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, ये आपका ये k इज इक्वल टू 1 बाई टी log नेचुरल a डिवाइड बाई a माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। क्लियर यहां तक का। अब देखो log नेचुरल की जो वैल्यू है ना, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब log नेचुरल को हमने log 10 के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई 2.303 के साथ कर देते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t log ऑफ a डिवाइड बाई a माइनस एक्स। तो ये बन जाती है हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटिंग रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो ये था इंटीग्रेटिंग रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ओके, यहां से हमने क्या लिया, देखो जब स्टार्टिंग हुई रिएक्शन तो वहां पर क्या था, ए की कितना कंसंट्रेशन था, यहाँ पर ए था। किसी भी टाइम टी पर ए में से एक्स मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाते हैं तो कितना बचा आपके पास, ए माइनस एक्स बच जाता है। अब यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी ए माइनस एक्स टर्म के ऊपर। तो मैंने इसका क्या लिखा है, dx बाई dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स, जहां पर k क्या है, यहाँ पर इसका रेट कांस्टेंट के है। तो x की टर्म को एक साइड ले लेते हैं, dx डिवाइड बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। अब dx डिवाइड बाई a माइनस एक्स, dx बाई x, जब हम dx बाई x का इंटीग्रेशन करते हैं तो log x के इक्वल होता है वो, ठीक है, माइनस log x के इक्वल होता है। तो किसके इक्वल है आपका, माइनस log नेचुरल a माइनस एक्स के टी प्लस में c, जहां पर c क्या बन गया आपका, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। जब भी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो वैल्यू निकालने के लिए कहां पर जाएंगे, वापस से इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जाएंगे, जब टाइम क्या था, 0 था। जब टाइम 0 था तो x मॉलिक्यूल वहां से डिकम्पोज हुआ ही नहीं था, तो x की वैल्यू पुट की हमने, ऐसे किसकी वैल्यू आ जाती है, यहाँ से इसकी x की और t की वैल्यू पुट करने पर c की वैल्यू आ जाती है। इस c की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे इसके अंदर, तो वहां से क्या आ गया आपका, इंटीग्रेटिंग रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। कंक्लूजन क्या निकला, देखो इस रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने यहाँ से निकाल ली है, हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालेंगे। कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि अगर हम यहाँ से कंसंट्रेशन टर्म को चेंज करते रहें, अगर कंसंट्रेशन टर्म को चेंज होते रहे आपकी, मतलब रिएक्शन प्रोसीड होती गई और अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग कंसंट्रेशन आपको मिलती जाएगी, a माइनस एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी,
तो वहां पर अगर a माइनस एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो k की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन टर्म, बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन टर्म k रिमेन कांस्टेंट। और यही आपकी न्यूमेरिकल के अंदर पहचान होगी आपकी। अगर आप कंसंट्रेशन टर्म चेंज होगी वहां से k की वैल्यू निकालोगे, अगर बार बार k की वैल्यू कांस्टेंट आती है तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन आपकी कैसी होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वहां पर होगी। ठीक है, यही आपकी पहचान बनेगी रिएक्शन के अंदर। सेकंड कंक्लूजन, when any fraction of reactant change into product, it become independent on initial concentration। ठीक है, जब भी इनिशियल मॉलिक्यूल्स में से जब आपका a माइनस एक्स ऐसे डिकम्पोज हो चुका है तो इसके बाद आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या हो जाएगी, वहां से उसके ऊपर वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। ठीक है, डिपेंडेंट नहीं रहेगी उसके ऊपर। क्या हो जाएगी वो, अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ए में से कुछ कितने भी मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल जब यहाँ से डिकम्पोज हो जाएंगे तो उसके बाद अगर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी किसी के ऊपर तो वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, वो किस पर डिपेंड करेगी, आपकी जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो आपके पास है उसके पर डिपेंड करती है। तो अब हम निकालते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा। अब हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, व्हेन हाफ ऑफ रिएक्टेंट, when half of reactant change into प्रोडक्ट। ठीक है, जब टोटल प्रोडक्ट रिएक्टेंट में से आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, इसका हाफ लाइफ पीरियड। अब देखो हाफ लाइफ पीरियड निकालें तो क्या होगा, जहां पर हम t को रिप्रेजेंट करेंगे T1/2 के साथ। ओके, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, a था, तो t हाफ के ऊपर कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा उसका, a/2 रहेगा अब आपके पास, क्योंकि आधा तो रिएक्टेंट चेंज हो चुका प्रोडक्ट के अंदर, तो बचा कितना आपके पास a/2। तो जो x की जो वैल्यू होगी ना, x वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका a/2 के इक्वल हो जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या थी, k = 1/t 2.303 log ऑफ a माइनस a बटे में a माइनस x। अब ऐसे t लिख दो, t1/2 = 1/k 2.303 log ऑफ a डिवाइड बाई a माइनस, अब x किसके इक्वल हो गया, यहाँ से a/2 के इक्वल हो गया, तो पुट करो यहाँ से a/2। ओके, तो t हाफ = 1/k 2.303 log ऑफ 2 के इक्वल यहाँ से आ जाता है। ठीक है, log 2 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो t हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, आप यहाँ से 0.693 डिवाइड बाई k। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां से देखो क्या कंक्लूजन निकला, यहां पर किसी भी कहीं पर भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की टर्म कहीं पर भी नहीं आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या बोल सकते हैं यहां से कि टी हाफ जो होता है आपका, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। जो टी हाफ जो होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये हमने जो सेकंड जो कंक्लूजन यहाँ पर लिखा था उसके अंदर क्या लिखा था कि जब भी किसी भी फ्रैक्शन के अंदर मॉलिक्यूल आपका रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है तो उस टाइम पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर, और वही यहाँ से हमारा प्रूफ भी हो जाता है कि जो टी हाफ जो होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ओके, तो ये था इसका हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
तो कुछ और भी फॉर्मूले यहाँ पर होंगे जो कि आपने याद रखने होंगे। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि आप, तो पहला जो फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना होगा, इफ volume of reactant are given in वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है, मीन्स कि वहां पर टाइट्रेशनली की अगर बात करता है तो वहां पर आप क्या फॉर्म यूज करोगे, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T log ऑफ V इनफाइनाइट माइनस V नॉट डिवाइड बाई V इनफाइनाइट माइनस VT, ठीक है। जहां पर देखो V नोट क्या है, यहां पर V नोट है इनिशियल वॉल्यूम, ओके। VT क्या है, वॉल्यूम एट एनी टाइम, और V इनफाइनाइट क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट एट इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। जब रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी उस समय कितना वॉल्यूम आपके रिएजेंट का वहां पर बचा भी होगा, तो वो कितना बचा है, तो इसकी वैल्यू आप यहां पर ये पुट करोगे, ओके। तो ये था आपके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब हम इसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू दिस। हमने ऐसे टी हाफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, टी हाफ की वैल्यू निकालनी है, K की वैल्यू आपको दे रखी है, तो टी हाफ के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के 5। जस्ट K की वैल्यू यहाँ पर आपने पुट करनी है, और K की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ऐसे किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाता है 40,764 सेकेंड, ठीक है, 40,764 सेकेंड। अगर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन आपके आवर के अंदर दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ से आवर के अंदर चेंज कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। अब अगला जो न्यूमेरिकल के अंदर कहता है क्या है ये कि 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 70 मिनट। 90% जो रिएक्शन है वो 70 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो यहां से आप वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकालो। वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है, किसकी बात करता है, ये K की बात कर रहा है, तो K की वैल्यू आपने निकालनी होगी। तो देखो K का फार्मूला क्या था, अब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो K लिखोगे आप यहाँ पर किसके इक्वल 2.303 डिवाइड बाई T log ऑफ A डिवाइड बाई A माइनस एक्स, ओके। तो कितना हो, देखो T की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर 2.303, T कितना यहाँ पर इसका 70 मिनट, log ऑफ A, इनिशियल कंसंट्रेशन हम 100 मान के चलेंगे, तो 100 में से कितना डिकम्पोज हो गया, यहाँ से 90% यहाँ से इसका क्या हो गया, यहाँ से डिकम्पोज हो जाता है। तो आपके पास क्या बचा, देखो 2.303 डिवाइड बाई 70 log ऑफ 100 डिवाइड बाई 10 मीन्स आपको log 10 बच गया। log 10 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, log 10 इक्वल होता है 1 के। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां से अगर हम K की वैल्यू को सोल्व करते हैं तो K की जो वैल्यू होगी आपके लिए वो क्या आएगी इसकी, तो K की वैल्यू आ जाती है 0.0329, ठीक है, पर मिनट। K की वैल्यू कितनी आ गई, 0.0329 पर मिनट, ओके। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल जहां से जो कि आपके जो नेट का जो एग्जाम होगा या फिर जो आपका IIT JEE का जो एग्जाम होता है वहां पर काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आपको जस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू पुट करो और आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।